लीव लेके मैं गई मुंबई दिखाने के लिए। जब मैं हम लोगों ने वहाँ दिखाया तो डॉक्टर टेस्ट भी नहीं किए, बोले ये इनकी लास्ट पोजीशन है कि अगर मैं इनको कोई भी मेडिसिन दे दूँगा तो ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। और उनके मुंह से काफ़ी ब्लड यहाँ पर उनको हुआ था, माउथ कैंसर हुआ था, तो ब्लड भी बाहर आ रहा था। तो मैंने बोला इतना मैं इनको लेके कैसे जाऊं कि इनके गाल से तो काफ़ी ब्लड आ रहा है, एटलीस्ट आप कुछ मलहम दे दीजिए, कुछ तो दीजिए ऑइंटमेंट जो कंट्रोल कर सके। बोले अगर मैं इनको कुछ भी देता हूं तो आपको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि आप गुवाहाटी लेके जाइए, वहीं पर आप इनको एक या केमो दिलाइए, लेकिन केमो इनको सूट नहीं होगा, केमो देने के साथ ही इनकी डेथ हो जाएगी। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमारा प्रयास रहता है कि समाज में जो आज विशेष तौर पर महिलाएं हैं, जो विशेष तौर पर स्ट्रगल कर रही है या सक्सेसफुल जो महिलाएं हैं, उनको लाए, उन्हें और प्रोत्साहित करें। और इसी उद्देश्य से हम हमेशा कोशिश करते हैं जो महिलाओं से जो उनकी स्ट्रगल की गई मूवमेंट या अगर सक्सेस हुई है तो उनकी बातें आपके बीच रखें। और ऐसी एक महिला आज मेरे साथ उपस्थित है, अन्नपूर्णा प्रसाद जी। और आज थोड़ी हम उनसे उनकी लाइफ की बातें करेंगे। कुछ गंभीर विषय है जिसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही एक चीज़ उनका जो है मैं परिचय देना चाहूँगा, स्पोकन इंग्लिश क्लास जो है वो करवाती है तिनसुकिया में, और एक प्रतिष्ठित जो है विद्यालय से भी जुड़ी हुई है। और मैं उनके पास जाऊंगा। और सबसे पहले तो आपका स्वागत करना। नमस्कार। अन्नपूर्णा जी, एक चीज़ तो सबसे पहले मैं जान लेना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश क्लास जो आपने शुरू किया, एक्चुअली कब से शुरू किया और अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? सर मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी, स्पोकन इंग्लिश क्लास मेरे बेटे से मैंने शुरू किया। मैं गुवाहाटी से हूँ, मेरा बेटा यहाँ बीकेवी स्कूल में पढ़ता था और मैंने उसे देखा कि उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको सिखाते सिखाते ही मेरे मन में आया कि जब मेरा बेटा इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और इस शहर में बहुत से बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा जो स्ट्रगल है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए, मैंने यहीं से शुरुआत की मेरे बेटे से। सबसे पहले मैंने उसे एक इंस्टीट्यूट में इनरोल कराया, तो मैंने क्या देखा कि वो वहाँ पर उतनी केयर नहीं हो रही है बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद अगर कहीं पर कुछ सीखने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जाएंगे छोड़ने, फिर लेके आएंगे, तो बच्चों का टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली, कि बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद उसको होमवर्क करना है, हम उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं। तो मेरे बेटे का करीबन 1 महीने वहाँ वेस्ट हुआ, वो अच्छे से नहीं सीख पाया और उन लोगों ने कहा कि आपका बेटा इम्प्रूव नहीं हो रहा, और मेरा बेटा काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। फिर मैंने बोला कि मैं खुद इसे करती हूँ, मैं खुद देख लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ पर का सारा कोर्सेज़ देखे कि आप क्या क्या कोर्स कराते हो। फिर मैंने खुद भी ट्राई किया कि मैं देखती हूँ कि मेरे बेटा क्यों नहीं सका। मैंने अपना भी इनरोलमेंट कराया, मनी मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन बच्चे का जो मेरा टाइम लगा, तो फिर मैंने वहाँ खुद भी अपना नाम एनरोल करवाया कि मैं देखती हूँ क्या है कोर्स। तो मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर बच्चे गपशप कर रहे हैं, बातें हो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ाई की डिस्कस हो रहे हैं, तो वो चले जा रहे हैं। और मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं था, मेरे बेटे के लिए भी पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने उनसे बात की कि एज ए यहाँ के ट्रेनर बनने के लिए आपके यहाँ क्या करना होगा। तो उनके यहाँ का एक कोर्स था, लाइक 50,000 करीबन कुछ वो कोर्स था, तो मैंने वो भी किया कि देखती हूँ कैसा हो रहा है। उससे मैंने 2 या 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद भी मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैंने इसको सीखने के लिए ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में है, उसमें मैंने कुछ स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस किए, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छा नहीं, और हो सकता है मैंने पहले भी काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, तो मुझे ये ले दे के सब बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चे का इम्प्रूवमेंट विद इन अ मंथ मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे सेंट स्टेफेन स्कूल के प्रिंसिपल से मेरा बात हुआ। मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती थी उस समय, बट वो मुझसे बात की, कुछ स्पोकन इंग्लिश के लिए उनको ट्रेनर चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बोला 50 गर्ल्स का ऑफ़र दिया कि आप मेरे स्कूल में आओ, और 50 गर्ल्स हैं जो सिस्टर्स बनती हैं, तो उनका फ़र्स्ट ट्रेनिंग मैं चाहती हूँ आपसे शुरू हो।
तो क्योंकि उनको मेरा एक्सेंट अच्छा लगा, जो मैंने उनको मटेरियल्स दिखाया किस टाइप से मैं सिखाती हूँ, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मेरी जर्नी जो मैं टीचिंग करवाती हूँ, मेरी टीचिंग की जर्नी सेंट स्टेफन स्कूल से ही शुरू हुई। वहाँ मैं 3 महीने में लड़कियों को ट्रेन अंग्रेजी सिखाने की क्लास आप हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए मैं 3 महीने में 50 गर्ल्स मेरे से ट्रेंड हो जाया करती थी। तो इस टाइप के मैंने वहाँ पर करीबन 5 साल तक कॉन्टेक्चुअल से होते रहते थे। जब भी उनकी लड़कियाँ आती थी, 3 महीने का मुझे मिलता था वो चांस कि 3 महीने में मुझे उनको 3 घंटे का पीरियड होता था, उनको ट्रेंड करना है। तो मैं करीबन 5 इयर्स तक की। उसके बाद मेरे कज़िन यूएस में रहते हैं, तो उनके यहाँ का एक फ़ोनिक्स प्रोग्राम था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करना था। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ के कोई जो फ़ोनिक्स साउंड करवाते हैं उनसे इंट्रोडक्शन करवाया बाय फ़ोन। मैंने उनसे बात किया, तो उनका प्रोग्राम था कि बच्चों को फ़ोनिक्स साउंड देना है। जो बच्चे शुरू में एकदम बिगिनर्स होते हैं, तो उनका एक्सेंट कैसे इंग्लिश हो। तो फिर मैंने उनका भी प्रोग्राम लिया जो मुझे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाना था कि बच्चों को बिगिनर्स जो KG 1 से ही उनको देना है। तो उनका साउंड नेचुरली किसी भी वर्ड को वो जब सीख रहे हैं तो अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम लिया, कई स्कूल्स में मैंने उनका ये वर्कशॉप करवाया। गुरु टेग बहादुर में भी ये वर्कशॉप के लिए ही मैं प्रिंसिपल सर से मिली थी कि बच्चों का मेरे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उनका जो साउंड होगा वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होगा बिगनर्स के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खुद ही करवाओ मेरे स्कूल में। तो उस समय मेरा सेंट स्टेफन से जस्ट ख़त्म हुआ ही था कोर्स। कॉन्टेक्चुअल मैंने बताया कि मैं 3 मंथ्स करती थी। फिर मेरा 1 महीने बाद फिर से शुरू होना था, तो जब तक मैं सोची ठीक है 1 महीना मैं ट्राई करती हूँ स्कूल में कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। और मुझे था भी कि बच्चे जो इतना परेशान होंगे, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा आने वाला जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम कहीं भी हम जाए तो मुझे लगता है बच्चों को जैसे हिंदी बोलते हैं उस तरह से वो इंग्लिश भी बोले। तो मेरा मन भी था हाँ चलो स्कूल्स में भी मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया और बच्चों को पढ़ा के मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो है कि इम्प्रूव होते ही जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी उन लोगों में असर आता है। ऐसा नहीं कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, वो सुनते ही उनके मन में वो प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो मैं काफ़ी सेटिस्फैक्शन हूँ। मतलब पॉजिटिवली आप मोटिवेट कर लेते हैं। हाँ, बच्चे हो जाते हैं जो भी मेरे से लगते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का प्यार या तो वो मुझे खींच रहे हैं या मैं उन्हें खींच रही हूँ। दोनों का मेरा मुझे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। मैं भी इंजॉय करती हूँ उनको क्लास कराते हुए। लगभग जो सफ़र आपने शुरू किया और जो आपने बच्चों को अभी तक सिखाया है या लड़कियों को भी आपने जैसे कि कहा ट्रेनिंग दिया है, अब तक कितने बच्चे हैं जो अंग्रेजी सीख चुके हैं बोलने में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या कि किसी इंस्टीट्यूट में आपके जो अंग्रेजी सिखाए बच्चे आज अच्छे पोजीशन में है? अगर है तो थोड़ा मैं उस बारे में भी जानना था। ऐसे तो मेरे पास मैं घर पर भी मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंग्लिश ग्रूमिंग एकेडमी, वहाँ पर भी मेरा ग्रुप चलता ही है। सैटरडे संडेज़ तो मैं स्कूल के बच्चों को करवाती हूँ। और जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया उससे पहले मेरे पास बैच थे, तो बहुत सी लड़कियाँ हैं कि बहुत से जॉब में लगी हुई है और उनके मैसेजेस मेरे पास हमेशा आते हैं, मैम फॉर योर हेल्प, आपने जितना मुझे हेल्प किया, आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब। उन लोगों को काफ़ी अच्छा जॉब मिला। और किसी भी बच्चों को जो फ़ॉरेन जाना है कोई स्टडीज़ के लिए, तो उनको आईएलटीएस के एग्ज़ाम की आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो मास्टर्स ऑफ आईएलटीएस जो कि मैंने बीबीसी से किया, ब्रिटिश काउंसिल से मैंने मास्टर्स ऑफ आईएलटीएस किया, तो वो भी मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं फ़ॉरेन जाने के लिए उनके भी क्लासेस करवाती हूँ। तो ऐसे बहुत बच्चे जिन्होंने आईएलटीएस क्रैक किया है और ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिन्होंने हायर जॉब में भी है। लगभग कितनी होगी संख्या? लगभग क्या बताऊँ मैं, 50-100 तो होंगे ही, 100 में होंगे, 50 में होंगे, और भी तो मतलब इतने मेरे पास मैसेजेस है और तो फिर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा बैच आते ही जाते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो आप कराती है, एक्चुअली लोगों को लगता है कि काफ़ी टफ होता है, या ये भी तो एक भाषा ही है। आज जैसे हम बचपन से अपनी भाषा बोलते आते हैं, ये भी किसी कंट्री की जो भाषा है, लेकिन हम ग्रामर का इस्तेमाल जो है हमेशा जो भारत में विशेष तौर पर ज़्यादा हम बेहतरीन तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जिस तरह का लोगों का सोच है, या कुछ लोग इतना भी सोचते हैं कि शायद सीख पाऊँगा या नहीं, तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप?
हाँ, ज़्यादातर लोगों के ऐसे होता है कि मुझे ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, बट मुझे इंग्लिश सीखना है, जो बड़े लोग भी होते हैं, क्योंकि एज लिमिट नहीं है मेरे कोर्स में, कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग सीख सकते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो 50 ईयर्स ओल्ड हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी सीख सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट होना पड़ेगा। तो पहले भी मैं फ्लुएंट थी। ये कोर्स जब मैंने बेटा के लिए बताया कि मैंने बेटा के लिए किया, उससे पहले भी मेरे पास बहुत अच्छी फ्लुएंसी थी, बट मैंने क्या रिकॉग्नाइज़ किया जब मैं बाहर गई कि मेरे थोड़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक जो यहाँ करते हैं इट्स ओके, थोड़े छोटे मोटे शहर में हमारा काम चल जाता है, लेकिन जब हम कहीं और जाते हैं तो अगर हम मिस्टेक्स करते हैं तो दूसरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। तो वो मुझे एक जगह रियलाइज़ हुआ जब मैंने ये कोर्स पूरा प्रोफेशनली नहीं किया था। तो इसलिए मैं प्रोफेशनल वे में जाना चाहती थी कि मैं कभी भी कोई भी मिस्टेक ना करूं। मेरा सबसे बड़ा यही था कि मैं कभी भी किसी से बात करूं तो मिस्टेक ना हो। तो इसलिए मैंने ये सब कोर्सेज़ किए थे और इसे सीखना बिल्कुल आसान है। बिगिनर जो है, जो ग्रामर की बात की जाती है, वो हमारा लॉजिकली हमारा सोच है, वो मैं जो इजी तरीके से जितने बच्चों को मैं सिखाई हूँ कि बेसिक अगर सीख लेते हैं, ऊपर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। और बेसिक सीखने में मिनिमम आपको 5 to 7 डेज़ लगता है। जो ग्रामर की आप बात कर रहे हैं, वो 5 to 7 डेज़ अगर आप फोकस कर देते हैं तो आगे की जर्नी बहुत ईजी होती है। एक चीज़ पहले ही चूँकि मैं आपको कह चुका हूँ कि जो भाषा है, अगर हमारी भाषा हमें जाननी हो तो हमें ऑटोमेटिकली जो है घर में हम बातें करके हम समझ लेते हैं, और इसी तरह अंग्रेजी भी किसी देश की भाषा है, उस भाषा को हमें सीखना है, इतना ही होता है। लेकिन जब लोग अंग्रेजी की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन वाला जो सोच है आ जाता है, सर्टिफिकेशन वाला बात आ जाता है कि कितना क्वालिफाइड हम होंगे तो अंग्रेजी अच्छी तरह बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा भी है कि लोग 5, 6, 7 तक पढ़े हुए लोग भी आज फटाफट इंग्लिश बोल पाते हैं। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की शायद मुझे नहीं लगती कि आवश्यकता है। तो इसको लेकर आप क्या कहें? ये एकदम सही है। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश सीखने के लिए सबका इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है। हाँ, ABCD की इतना इजी है सीखना, क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी बच्चा अगर 1, 2 में भी गया है तो लेटर से तो वो फैमिलियर है ही, है ना। ABCD ये सब तो जान ही रहे। तो अब हमको उनको क्या कराना है, स्ट्रक्चर सिखाना है। मैं किसी भी एज के लोग आते हैं तो बिगिनिंग से ही लेती हूँ कि स्ट्रक्चर्स जो एम, इज़, आर, वहीं से मैं बेसिक से पकड़ती हूँ कि उसको फिर आगे कैसे जाना है। तो वर्ड्स भी वो उसमें सीख जाते हैं, स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को सुन रहे हैं, बचपन से ही हम सुन रहे हैं। तो ऐसी क्वालिफ़िकेशन की बिल्कुल बात नहीं है कि हमें बहुत क्वालिफाइड होना है वही बोल पाएगा। इंटरेस्ट किसी में भी हो। और ऐसे भी मेरे पास लर्नर है जो सिर्फ उनके पास लेटर्स उन्हें आता था और वो विदिन 6 months कंप्लीट सीख के आज कई जगह पे ट्रेनर भी है, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कंप्लीट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसे वो क्वालिफाइड नहीं है और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे बहुत से लर्नर्स भी फेस किया है मैंने। चूँकि आपने पहले ही कहा, और इंस्टीट्यूट की कमी नहीं, और जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो दुकानें खुल जाती है, कहीं भी कोई दुकान खोल लेता है, और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी होती है या जो उनके फैमिली होते हैं, उनको एक गलत धारणा भी कभी होती है कि यह इंस्टीट्यूट शायद बेहतर होगा, और इस तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह रखा जाता है कि लोग गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं। और जैसे कि आपने ही कहा है कि इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को दिया, फिर आपने वहाँ खुद जो है एज ए टीचर होने के लिए ट्रेनिंग भी लिया, उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, और लोगों को एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं किस तरह परखने की आवश्यकता है, और परखने का तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। परखने का तरीका तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे, इंटरेस्ट के ऊपर है। लेकिन कुछ ऐसे में दुकान शब्द मैंने इस्तेमाल किया और समझ सकती है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ज़्यादातर यही चल रहा है, ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ से सीख कितने लोग रहे हैं। और इसी चीज़ को लेके मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग हो सके इसको कॉन्शियसली, स्कूल में तो हम सीख ही रहे हैं, जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लैंग्वेज जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो जरा सा फोकस करे, जो मेरे पास आते हैं आफ्टर ए मंथ वो बोलते हैं इंग्लिश इज सो ईजी, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जो कि मैंने बताया 7 डेज टेक्निक, जो ग्रामर, बेसिक ग्रामर वो अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद वही बच्चे बोलते इट्स सो ईजी। तो यही है कि अब
कि पता नहीं क्यों और जगह जाके वो उलझते रहते हैं, और मेरे पास ही बच्चे आके आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद मुझे नहीं लगता है मेरे पास कोई कंटिन्यू किया हो, कंप्लीट हो ही जाता है उनका कोर्स। नहीं, इसी से एक चीज़ और आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, और जो मनुष्य है जीव श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता है, और सीखने का जो कला है शायद मनुष्य से और जीव में ज़्यादा नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। और अगर हम डिजिटल जो युग की हम बात करते हैं, एक मोबाइल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज एक रिक्शा कोई चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी दिन की कम है, आज वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेजिंग वाला एप्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में चैट करते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी आज जो कर पा रहे हैं। तो आज इतना तेज जो है दिमाग मनुष्य के पास होने के बावजूद अगर इंस्टीट्यूट अगर वो सिखा नहीं पा रहे हैं, तो एक तरह से जो सफल नहीं हो रहे उनकी कमियां तो साफ नज़र आती है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यह शायद बेहतर एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में इस तरह के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उससे किस तरह की बचने की आवश्यकता है, या जो एडमिशन जब लेने जाते हैं लोग तो उन्हें किस तरह की जानकारी सबसे पहले लेनी चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट में, इस बारे में थोड़ा मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ। पहले तो मैं बोलूँगी कभी भी कोई इंस्टीट्यूट में जाए 1 या 2 दिन का डेमो क्लास ज़रूर करें। आप फर्स्ट डे क्या सीख के आए हो, सेकेंड डे आपने क्या सीखा है, 1 या 2 दिन में जो मैंने 7 डेज़ चैलेंज बताया कि उतना में भी बोल पाते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि वो देखे कि मैं क्या सीखा, खुद को आंसर देना। अगर मैं 1 घंटा वहाँ जाके सीख के आया हूँ तो 1 घंटे में मैंने क्या सीखा है ना। आज आपने मुझसे पूछा तो विद इन 10 मिनट्स काफ़ी कुछ क्लियरिटी हो जाती है ना। तो हम को खुद को आंसर देना है कि मैंने 1 घंटे में क्या सीखा। तो इंटरेस्ट तो खुद के अंदर होना ही चाहिए। तो जो भी कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा तो 1 या 2 दिन का डेमो दिखे कि कैसा है क्लास, फिर हम इसमें क्या सीखेंगे, थोरोली जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जगह पर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम को बचाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्लाइज, हमेशा बोलते ही है हम, टाइम फ्लाइज, टाइम कम्स एंड गोज़ अवे। टाइम आता जाता है, बट टाइम आता जाता नहीं है, लोग आते जाते हैं। टाइम तो एक जगह ही रहता है ना, टाइम इज स्टैंडिंग स्टिल, एक जगह ही वो खड़ा रहता है, बट हम आते और जाते हैं। समय की कमी हम लोगों के पास है। अच्छा, अब मैं जो आपके लाइफ के दूसरे पार्ट में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जान लेना चाहूँगा, जो आपने बच्चे को सिखाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही किया आपने और खुद सीखा, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आज जो सीखने की जो कला है या सीखने की जो आवश्यकता है, बच्चों के लिए ज़रूर आपने सीखा, लेकिन वही आज आपको जो आज का जो स्ट्रगल करने का जो मोमेंट आपका चल रहा है वो कितनी मददगार साबित हो रहा है, और महिलाओं को इसको लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि उनको अपने बच्चों के लिए बहुत अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग ही हमारा फर्स्ट टीचर, हम स्कूल में तो हम करवाते ही है, लेकिन जो पेरेंटिंग होता है उससे बच्चे बहुत सीखते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर समय पेरेंट्स के साथ होता है। तो कुछ ना कुछ इसी बहाने सीख लेना चाहिए आपकी तरह, ताकि कभी भी अगर बुरा वक्त आए तो यही काम आ जाए। हाँ, बुरा वक्त के लिए बोलेंगे तो मेरे से ज़्यादा बुरा वक्त कभी भी नहीं आया। आज मैंने ये इंटरेस्ट मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने ये सीखा। वो बोलते थे कि नहीं सीखो इसको, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए। मैंने पूछा क्या मैं ये सीखूं, तो बोले हाँ हाँ सीखो, कोई इसमें बुराई तो है नहीं, कहीं भी हम जाएंगे तो इंग्लिश तो ज़रूरत आता ही है, तो तुम अपने आप को जितना मॉडिफाइड कर पाओगी लैंग्वेज के लिए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। आज मैंने इंटरेस्ट के वे में स्टार्ट किया था। बेटा तो मेरा बहाना है कि चलो उसे सिखाना है, लेकिन आज जो मेरा ये ज़रूरत बन गया है ना, तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि आप इंटरेस्ट के लिए अपने बच्चे के लिए ही सीखें, लेकिन ये लैंग्वेज कमांड तो होना ही चाहिए। आज मैं इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली वर्क भी कर रही हूँ। आज मैंने बताया आपको कि फोनिक साउंड में मैं यूएस का प्रोग्राम इंटरनेशनल बेस में फोनिक साउंड से उनसे भी कांटेक्ट में हूँ। मंथली बेस पे मेरी सैलरी वहाँ से भी डॉलर्स में आते हैं, तो वो फोनिक साउंड सिखाने का भी मैं काम करती ही हूँ। मेरे पास बच्चों का एक बैच फोनिक साउंड के लिए होता है, दूसरा बेसिक होता है। कोई बच्चे बेसिक में वीक है तो बेसिक का करवाती हूँ, एडवांस में करवाती हूँ। जो फॉरेन जाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम में देती हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल जो दिया जाता है, उदाहरण जो होता है कि रुपया पैसा जितना भी हो, लेकिन अगर ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है तो रुपया पैसा आज है कल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन का एक जरिया ये रहता है। लेकिन ज्ञान जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, और यह एक ऐसा कैपिटल है जो लाइफ टाइम आपको फ़ायदा ही देने वाला है, ना कि नुकसान। हाँ, ये तो मेरे ऊपर ही है।
मैंने आज जो भी इन्वेस्ट किया, बिल्कुल मैं जो आपको बताई कि 50,000 का एक कोर्स किया, उसके बाद मेरा डेज़ का होता था कोर्स, जैसे मैंने 7, और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि विदिन अगर 3 डेज़ का कोई क्लास करा रहा है, उसके 10,000 फ़ी ले रहे हैं, तो वो क्लास मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विदिन 3 डेज़ वो मुझे बहुत कुछ दे के जाएंगे ना, पैसे तो कोई ऐसे लेगा नहीं। तो इस टाइप के भी कोर्स में की हूँ। एक बार मैंने किया 20,000 आई मास्टर्स ऑफ आईएल्स, जो ऑनलाइन ही मैंने किया, जाने आने का भी मुझे प्रॉब्लम नहीं था। मास्टर्स ऑफ आईएल्स मैंने ऑनलाइन किया था और विदिन 7 डेज़ के कोर्स थे, 5 डेज़ का मेरा कोर्स था वो, और 20,000 के था। तो इस टाइप के शॉर्ट कोर्सेज भी मुझे बहुत, क्योंकि मेरे पास बेसिक कमांड था तो मैं कर पाई। चलिए, अब जो दूसरे पार्ट में हम जाएंगे और थोड़ा इमोशनल पार्ट रहेगा यह, क्योंकि जो इनका जीवन का जो समय रहा है काफ़ी कठिन रहा है और आज भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन लड़ तो रही है कम से कम परिस्थितियों से। और लगभग इनका जो जीवन है शुरुआत के दौर पर जो था ठीक ठाक ही था, लेकिन एक ऐसा परिस्थिति आया कि इनके पति का एक ऐसा रोग जो है सामने आया जिसमें लगभग पूरी कमाई इन्होंने झोंक दी, भविष्य की कोई चिंता ना करते हुए, लेकिन जो कमाई है वह भी समाप्त हो गई और पति को भी नहीं बचा पाई। और उसके बाद जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए इन्होंने लड़ाई शुरू की। और इस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा कि एक्चुअली इनका जो पहले का लाइफ ठीक ठाक ही था, लेकिन जो लाइफ में अगर कुछ अलग हुआ, अगर कुछ बुरा हुआ तो कब से क्या हुआ और किस तरह का रहा वो मूवमेंट, थोड़ा उस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा। एक्चुअली पहले तो जैसा कि हमने जाना कि ठीक ठाक ही था आपका लाइफ, एक फैमिली अच्छी तरह चल रही थी आपकी। तो एक्चुअली जो समय आया सबसे बुरा, कब आपको किस तरह का पता चला और उस समय की परिस्थिति और किस तरह का क्या हुआ, थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा। जी, मेरे हस्बैंड जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको मुंह में कुछ जैसे क्या बोले पक जाता। आपका शादी कब हुआ था? मैं 2001 में मेरी शादी हुई थी तिनसुकिया में। मैं गुवाहाटी की लड़की हूँ और मेरी शादी तिनसुकिया में हुई, 2001 में हुई जी। और 2003 में मेरा बेटा हुआ। मैं कंप्लीट हाउसवाइफ थी और 2010 से मैंने ये एजुकेशन का, मेरे बेटा को जो पढ़ाने का मैंने बात किया, एजुकेशनल रास्ते में मैं 2010 से आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बीमारी हुई थी 2020 लास्ट ईयर 2023 में। तो उनको अप्रैल में उनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था, जैसे मुंह पक जा रहा। तो वो यहीं के लोकल डॉक्टर्स को दिखाए, 2 बार दिखाए, एक बार अप्रैल में दिखाए डॉक्टर को, वो ठीक हो गए। फिर सेकंड टाइम फिर उनको मुंह पका, फिर वो डॉक्टर को दिखाए। नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देते थे, एक बार इंजेक्शन दिया, एक बार एंटीबायोटिक टैबलेट दिया, 2 बार वो दिखाए, दोनों बार ठीक हो गए। लेकिन थर्ड टाइम जब हुआ तो उन लोगों ने बोला एक बार आप टेस्ट करा लो डिब्रूगढ़ में। करते जुलाई आ गया, तो नहीं जून 20 की बात है। तो उन्होंने 18 को बोला कि आप एक बार जाके डिब्रूगढ़ में टेस्ट करवा लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब टेस्ट ही करवाना है तो मुंबई वो भेजेंगे, चलो मुंबई जाके टेस्ट करा लेते, बट मैं बहुत वीक हो गया हूँ, तुम मुझे मेरे साथ चलो। मैं गई, स्कूल से मैंने लीव भी लिया, लीव लेके मैं गई मुंबई दिखाने के लिए। जब हम लोगों ने वहाँ दिखाया तो डॉक्टर टेस्ट भी नहीं किए, बोले ये इनकी लास्ट पोजीशन है कि अगर मैं इनको कोई भी मेडिसिन दे दूँगा तो ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। और उनके मुंह से काफ़ी ब्लड यहाँ पर उनको हुआ था, माउथ कैंसर हुआ था, तो ब्लड भी बाहर आ रहा था। तो मैंने बोला इतना मैं इनको लेके कैसे जाऊँ कि इनके गाल से तो काफ़ी ब्लड आ रहा है, एटलीस्ट आप कुछ मलहम दे दीजिए, कुछ तो दीजिए ऑइंटमेंट जो कंट्रोल कर सके। बोले अगर मैं इनको कुछ भी देता हूँ तो आपको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि आप गुवाहाटी लेके जाइए, वहीं पर आप इनको एक या केमो दिलाइए, लेकिन केमो इनको सूट नहीं होगा, केमो देने के साथ ही इनकी डेथ हो जाएगी। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिए उन लोगों ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सबको बताया। फिर मैं उनको लेके कोलकाता, मेरे भाई रहते हैं वहाँ पर आई, भाई के फ्लैट में उनके पास थी, वहाँ हम लोग किसी के यहाँ ट्रीटमेंट कराने लगे। तो जब वहाँ ट्रीटमेंट कराए तो वो डॉक्टर ने कहा
एलोपैथिक नहीं था, क्योंकि एलोपैथिक में और 2-3 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, सब ने यही कहा, किसी ने मेडिसिन, एक डॉक्टर ने कहा नहीं आप तो आपके पास लास्ट स्टेज है, आपके पास और कोई वे नहीं है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर ही देना है। मेरे हस्बैंड उस समय नहीं बोले कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ हम गए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब मैंने शुरू किया, उनको काफ़ी इफेक्टिव भी रहा, अच्छे से रहे। तो कोलकाता में हम लोग सोचे कि नहीं काफ़ी वीक हो गए, अप डाउन नहीं करेंगे, तो वही ट्रीटमेंट हम करा रहे थे, और वो डॉक्टर ने कहा था विदिन 5 मंथ्स ये ठीक हो जाएंगे, और ठीक भी हो रहा था। बट जैसे नवंबर आया फिर उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, ये बोले अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा, वीकनेस ज़्यादा आ गया कि चलो चलते हैं। उनकी डेथ हुई 13th को, 11th को मैं डॉक्टर के पास जब दिखाई, उन्होंने बोला कि इनको इंजेक्शन एक देना होगा जिससे इनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो वो इंजेक्शन, मैं बोली आप श्योर है कि इंजेक्शन देने से इनको रिलैक्स मिलेगा? हाँ हाँ वो बहुत परेशान है, ये इंजेक्शन दे दो आप। तो वो इंजेक्शन दिए। वो इंजेक्शन देने के बाद उनकी आँखें 2 घंटे में बंद हो गई। गए थे अच्छे से चल के, लेकिन जब वो इंजेक्शन दिए और मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए उन्होंने कि आप ये कल भी लगवाना, फिर मैं यहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स को दिखाई जो मेरे कंसल्ट में है, तो उन लोगों ने बोला नहीं ये तो लास्ट स्टेज वाला कुछ ऐसा है कि आप कुछ, फिर वो इंजेक्शन कंटिन्यू करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। सेकेंड डे भी मैंने किया, उन्होंने बोला नहीं इंजेक्शन आप लगाओ। उनकी आंखें बंद हो गई और दूसरे दिन वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। तो एक दिन पहले ही मैंने बेटा को बुलाया, क्योंकि वो ठीक ठाक थे, लेकिन जब इंजेक्शन से ऐसा हुआ तब मैंने अपने बेटा को भी बुलाया। मेरी ननद है 2, वो भी आई मुझसे अपने भाई से मिलने के लिए। उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया कि इनका आँख बंद हो गया, ये चल फिर नहीं सक रहे हैं। 2 दिन चलता हुआ इंसान 2 दिन में वो मेरे साथ नहीं रहे। दिवाली की दूसरी दिन थी और उनकी डेथ हो गई। 2 चीज़ आपने खोया, पहली जो मैं पहले कह चुका हूँ, पहले तो आपने अपना पति खोया, और दूसरा जो है उनकी पूरी लाइफ की जो कमाई थी वह भी आपने खो दिया उनका ट्रीटमेंट करने में, और हाथ में आपका कुछ रहा नहीं। उसके बाद जो आपका जीवन शुरू हुआ, किस तरह आपने अपने आप को सरवाइव किया, थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। और वह समय जो रहा है किस तरह का रहा है? हालांकि जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि मृत्यु के लगभग 16 दिन बाद जो है आपने किस तरह सरवाइव करने का जो कोशिश किया, वो काफ़ी कठिन रहा जो मोमेंट है। तो मृत्यु के बाद का जो मोमेंट है थोड़ा वो भी मैं शेयर करने के लिए अनुरोध करूँ। जी, ये काफ़ी इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई मैं तो उनको संभालने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो चले। वीक हो गए थे, मेरा यही था कि वो बेड पर भी रहे बट मेरे साथ रहे। काम करने के लिए तो मैं कर ही रही थी, और मेरा लक भी अच्छा है कि मैं जहाँ भी कर रही थी मेरा अच्छा ही चल रहा था। मैं कोलकाता में थी, लेकिन मेरे ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू थे, क्योंकि मैं अपने घर में ही थी, भाई के घर में थी। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे स्पोकन इंग्लिश के, ट्यूशन के बच्चे जितने भी थे, सुबह से मैं अपने हस्बैंड को भी देखती थी और वो क्लासेस भी करा रही थी। तो अर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, स्कूल से भी मेरा सपोर्ट रहा, तो अर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और बल्कि ट्रीटमेंट, बीमारी इतनी बड़ी थी कि ट्रीटमेंट में पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा, तो यहाँ से मैंने अपने घर भी बेच दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को कहीं से भी कमी हो। तो घर भी मैंने सेल कर दिया था, 25 लाख में मैंने सेल किया, जिसमें से 23 लाख मेरा ट्रीटमेंट में लग गया, क्योंकि मेरा बार बार मुंबई आना जाना, ट्रीटमेंट करवाना, काफ़ी खर्च होता था। तो मैं नहीं चाहती थी कि हस्बैंड को कमी हो। तो वो तो हुआ ही, साथ साथ में मैं ट्यूशन्स भी कराती थी। लेकिन जैसे वो चले गए तो मुझे लगा मेरी दुनिया, सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। फिर हम लोगों को, मेरे परिवार वालों ने मुझे तिनसुकिया लाए, कोलकाता में उनकी डेथ हुई। उनका जो डेड बॉडी को कराया जाता वो भी कोलकाता में ही हुआ। फिर मुझे तिनसुकिया लाया गया, फैमिली के मेंबर्स के सारे नियम यहाँ होंगे। 13 ही हुई हमारी, मेरे हस्बैंड की 13 ही किए। 14वां दिन हमारा जो 1 साल का नियम होता है वो भी कर दिए, क्योंकि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो बोले कभी भी कुछ होगा तो वो भी नियम कर दिए। 15वें दिन से जब मैंने देखा कि, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं थी, मेरे घर में राशन का भी सामान नहीं था, 15वें दिन से मैंने इतना फेस किया, क्योंकि 14 दिन तो मेरा चल गया कि घर में सारा फंक्शन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो खाना इधर बन गया उधर बन गया। 15वें दिन से ऐसा मेरे साथ हाल हुआ कि मैं खाने, घर पे राशन नहीं, और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं ज़मीन पे सोती थी कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे इतने चक्कर आते थे। लेकिन जब मैंने देखा अभी तो मेरे पास कुछ पैसे थे मेरे पास, कि अभी मैं जाके कुछ सामान बाहर से ख़रीद ला रही हूँ। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि
वो पैसे भी जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कैसे क्या करूँगी। 16वें दिन से मैंने बेटा को बोला, बेटा आप अपना टिकट कराओ, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है भुवनेश्वर में, तो उसका मैंने टिकट करवाया, आप टिकट करवाओ और आप अपना पढ़ाई जाओ। वो भी अपना एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ आया था। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो और मुझे अपना जॉब, ट्यूशन, मुझे सब शुरू करना पड़ेगा। आज तक चैम्बर रोड साइडिंग मेरे हस्बैंड की शॉप में मैं एक बार पूजा में गई थी, मैं देखी नहीं थी, लेकिन मैं स्कूल सबसे पहले ज्वाइन किया। सेकेंड टाइम में मैं इस दुकान, स्कूल से आते हुए ही दुकान चली गई और दुकान पे मैं बैठी। मैं सेंसलेस थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि बिज़नेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैं दुकान में बैठना शुरू की और जो हो रहा था, एक स्टाफ है मेरा, वो कर रहा था, मैं उनसे समझ रही थी कैसे क्या होता है। सेंसलेस थी लेकिन कोशिश कर रही थी कि कैसे क्या होता है। फिर मैंने सेम डे ही मैंने ट्यूशन्स भी शुरू किया। मेरे मन में ये था कि मैं अगर बैठूंगी नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट पैसे तो आने लग जाएंगे। तो स्कूल, ट्यूशन और दुकान मैंने सब तीनों एक ही दिन शुरू किया, 16वें दिन से। और दुकान को टैकल करने में मुझे बहुत बहुत टाइम लगा, क्योंकि बिज़नेस मेरे माइंड में नहीं सेट हो रहा था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि मैं करूँगी नहीं तो होगा कैसे। तो मेरा अंडे का, मेरे हस्बैंड का एक का होलसेलर का दुकान था, जिससे जिससे माल आता था उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया मैंने कि आप लोग मुझे हेल्प करिए। और मुझे तो कुछ नहीं आता कितना में कैसे क्या ख़रीदना है, लेकिन हस्बैंड कभी कभी उनसे बात किया करते थे तो वही मैं सुनती थी। तो जैसे वो टैकल किया करते थे वैसे कर करके मैं आज तक उस दुकान को रन कर रही हूँ। हमारे दुकान में एग का होलसेल था और फिर लहसुन का भी था। लेकिन लहसुन जब मैंने स्टार्ट किया तो वो पैसे मेरे पास नहीं थे दुकान में जो इन्वेस्ट किए हुए थे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ थे नहीं, स्टाफ रन कर रहा था, उसको भी उतना समझ में आया नहीं, तो पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। तो मैं अभी तक तो एग का ही काम कर रही थी। ठंड में काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी अच्छा नहीं, जस्ट रन कर रही थी। अगर मैं 3 काम कर रही थी, 3-4 काम कर रही हूँ, उसमें से कुछ भी मैं एक छोड़ती हूँ तो मेरे बेटे को खर्च निकालना, मेरा खर्च निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो सबको मैं जस्ट रन कर रही थी। स्कूल तो मेरा कमांड है ही, मेरा ट्यूशन और मेरा स्पोकन इंग्लिश तो क्लास मैं करवा ही रही थी। दुकान में मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ, जो कि अभी भी मैं बहुत कम कर पा रही हूँ। जस्ट यही मेरा दुकान के लिए बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि चले वो। चूँकि अभी जानकारी मिली है कि जो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए था, जो आपके पति के जो परिवार वाले हैं, इस क्षेत्र में भी जिस तरह की मदद, जैसे कि आपने कहा कि 16वें दिन से आपको खुद उतरना पड़ा अपने आप को सरवाइव करने के लिए, तो शायद उस तरह का सपोर्ट मिल पाता तो ये परिस्थिति नहीं होता। कुछ दिन ज़रूर आप उनके मदद से सरवाइव कर पाते, लेकिन ऐसा क्या परिस्थिति था कि आप 16वें दिन से खुद आपको दुकान में बैठना पड़ा? फैमिली सपोर्ट में मैं क्या बोलूँ कि फैमिली सपोर्ट में हम लोग डिवाइडेशन हमारे घर का, हमारी दुकान का हो चुका था। घर तो हमारा काफ़ी पहले से डिवाइड हुआ था, बट बिज़नेस हमारा 3 साल पहले डिवाइड हो चुका था। तो बिज़नेस हमारा दुकान काफ़ी बड़ा है, प्रसाद प्रयोजन यहाँ का काफ़ी पॉपुलर शॉप है, आलू प्याज का होलसेलर है। तो हम लोग 3 साल पहले अलग हो गए थे। तो बिज़नेस में क्या है कि बिज़नेस हमारे बड़े भैया जी है, तो वही चलाते हैं, वही रन करते हैं उस सबको। तो मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया कि हमारे जो पोजीशन की शॉप है उन्होंने हमें दे दिया, तो हमें लगा कि हम लोग अच्छा से चला लेंगे। तो हस्बैंड अपना शॉप देखते थे और वो अच्छा से ही कर रहे थे, जो कि किसी भी बिज़नेस को लगा करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास नहीं था। लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड थे कि हम खुद से कर लेंगे। लेकिन बीच में जो ये मेरे साथ आ गया, इनकी बीमारी, इस कारण से हमारा बिज़नेस थोड़ा हिल गया और उसको हम लोग बहुत अच्छे से वो तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये बीमारी उनके अंदर पहले से थी लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चला। तो वो धीरे धीरे कर पा रहे थे, सक नहीं रहे थे, वीक हो गए रहे थे, अंदर अंदर से वीक हो रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्यों वीक हो रहा है। तो फैमिली सपोर्ट में यहाँ पर मैं फैमिली को भी नहीं बोलना चाहूँगी कि, क्योंकि मैं तो डिवाइड हो गई हूँ ना। आजकल किसी को भी कोई अपना नहीं देता, हमें खुद को ही करना है। तो उनकी तरफ से मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प मुझे किसी की तरफ से नहीं मिला है। मैं खुद ही जो कर रही हूँ मैं खुद से कर रही हूँ। और मुझे लगा हाँ कुछ है फैमिली मैटर्स जो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं अभी नहीं बताऊँगी। उसके लिए मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये अन्नपूर्णा जी आगे भी कोशिश करेंगे, चूँकि एक दिन में पूरी कहानी ख़त्म नहीं कर सकते। काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है और अभी भी स्ट्रगल जो कर रही है। आने वाले समय में हम उसके बाद की जो परिस्थिति है, कुछ ऐसी परिस्थिति जो शायद आज समय उतना नहीं होगा जो शेयर
कर पाएंगी वो, चाहे मैं भी शायद ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू होगा और उसके लिए स्पेशली मैं अलग से एक इंटरव्यू लूँगा। अंत में जो आज महिलाएं हैं, जैसे कि आपने कहा अचानक इस तरह का परिस्थिति आया, अपने पति को खोना पड़ा और उनकी कमाई भी हाथ से निकल गई, उनकी चिकित्सा के लिए घर तक आपको बेचना पड़ा। तो इस तरह का परिस्थिति के बावजूद आज लगभग आप डटी हुई है, अपने आप को सर्वाइव करने का जो प्रयास आपने शुरू किया, कुछ हद तक आपने अपने आप को सर्वाइव कर चुकी है। तो जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर भगवान न करे इस तरह का किसी का साथ हो, लेकिन जो टूट जाती है महिलाएं अगर इस तरह की परिस्थिति होता है, तो ऐसे महिला को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, टूटने से तो नहीं होगा, कोई हमारे पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं है। और मैं भी बहुत टूटती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प मिल जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से भी मैं सर्वाइव कर पाऊँ। जितना हो सकता है मैं अपने से कर रही हूँ, नहीं जो काम हो सकता है उसे भी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लेडीज़ लोगों को हिम्मत तो करना पड़ेगा। देखिए, आज मैंने ये जॉब जो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आज मैंने इंटरेस्ट में शुरू किया, आज मेरा ज़रूरत हो चुका है। और ये मेरे लिए कहाँ तक, अब मैं किस लाइन में जाऊँगी, क्या मेरी फ्यूचर होगी, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन जो भी काम मैं कर रही हूँ उसको मैं पूरी लगन से कर रही हूँ। अगर मैं स्कूल का वर्क कर रही हूँ तो मैं स्कूल का ही वर्क करती हूँ। ट्यूशन कराती हूँ तो हर एक बच्चों को मैं उतना ही ध्यान से देखती हूँ। कोई लैंग्वेज सीखने आता है तो उसको मुझे उतना ही करना है। अपने से, खुद से, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ। कहीं ना कहीं गॉड तो है, हेल्प तो करेंगे। बिज़नेस की भी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी हो मैं कर पाऊँ। तो हिम्मत खोने से तो नहीं होगा, कर रही हूँ बस। ये आगे भी जो प्रयास है, थोड़ी जो जानकारी आपके द्वारा जो आपकी जो लाइफ की जो आप बीती रही है, और भी थोड़ा यह जो प्रयास है हम करेंगे और भी थोड़ी आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे। फिलहाल जो आपने समय दिया, आपने इतनी जो इम्पोर्टेंट जो बातें रखी, साथ ही जिस तरह सर्वाइव आपने किया हुआ बात भी खुलकर आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के बीच में आपने मुझे लाया। और मैं तो सबको यही बोलूँगी, बच्चों को, बड़ों को, कि कुछ भी करे ध्यान से करे। हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर मिनट इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक मिनट को, हर एक टाइम को यूटिलाइज करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये थी अन्नपूर्णा प्रसाद जी, जो लगातार स्ट्रगल कर रही है। और एक चीज़ तो पहले ही हम कह चुके हैं कि कुछ चीज़ें हम बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूर सोचते हैं, लेकिन अगर खुद सीख ले तो समय पर वही चीज़ें जो रुपए या पैसे या काम आने वाले नहीं, लेकिन जो ज्ञान है वही हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए मदद कर सकता है। और किस तरह का रहा है इनका लाइफ, हालांकि जीवन जब तक रहेगा लोग संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, अलग अलग तरीके से संघर्ष होता है, लेकिन आज भी वह संघर्ष कर रही है। लेकिन किस तरह का जो जीवन में उन्होंने खोया है, किस तरह का खोने के बाद इन्होंने सरवाइव करने का प्रयास किया है, थोड़ी हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि और एपिसोड में और कुछ अंदरूनी बातें, कुछ खास बातें जो है आज हम इस एपिसोड में समाप्त नहीं कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जो लाने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। फिलहाल मैं लूँगा विदाई। हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग भाषा समाचार।